बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ बुजुर्ग मुअज़्ज़म। आप सब गुड मॉर्निंग से आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद कर रहे हैं दिन आपका खैर से गुजरे। और इसके साथ साथ जी कल जो सोशल मीडिया पर एक फुटेज एक वीडियो वायरल हुई मंदिर पर अटैक की, उसके हवाले से ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी नोटिस लिया है और हिदायत जारी की हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार साहब जो हैं उन्होंने भी नोटिस ले लिया है और उस पर आज समाअत भी होगी। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसके बाद अब जो है जो मुजरिम है उनको पकड़ा जाएगा। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म ने इसकी खुलेआम मज़म्मत की और कहा कि हुकूमत मंदिर बहाल करेगी और जो लोग ज़िम्मेदार हैं इस वाक़े में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की जानिब से किसी किस्म की गफलत पर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, बल्कि फ़ौरन से मंदिर बहाली का काम भी शुरू किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस भी इसमें होनी है उसमें भी हिदायत जारी की गई हैं तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को कि देखा जाए ये तोड़फोड़ क्यों हुई, क्यों नारे लगाए गए, लाठियों से मुसल्लह अफराद किस तरह मंदिर में घुस आए। और फिर मेंबर कौमी असम्बली रमेश कुमार जो है वो इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा भी रहेंगे और उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया। बिल्कुल। और इसके साथ साथ तमाम हल्के, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, तमाम पॉलिटिशियंस हों, चाहे पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो साहब हैं या नून लीग से अहदेदार हैं, तमाम ही इस वाक़े की जो है मजम्मत कर रहे हैं। कोई भी इस वाक़े के हवाले से किसी ने भी ये नहीं कोई सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो नहीं दिखाया, बल्कि शदीद अल्फाज मजम्मत की है। गवर्नमेंट मशीनरी इस पर एक्टिव है और इंशाल्लाह जैसे कि हमेशा ये पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके हक प्रॉपर तरीके से उनके सेव किए जाएँ, सिक्योर किए जाएँ। तो ये डेफिनेटली कोई पाकिस्तानी ऐसा काम नहीं कर सकता। ये वो शरपसंद अनासर हैं, वो दुश्मन हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। बिल्कुल, ये इंस्टिगेट करते हैं इस तरह के इंसिडेंट्स को पाकिस्तान की डिफेमेशन के लिए या फिर ओवरऑल एक इमेज देने के लिए। लेकिन ये बात बहुत वाज़ेह हो गई, चाहे वो सोशल मीडिया अकाउंट्स हों या चाहे मीडिया के ऊपर हो, कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक ना सिर्फ इसकी मजम्मत कर रहे हैं बल्कि इस वाक़े को नोटिस लेते हुए तमाम मशीनरी को एक्टिव करके कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दी गई है। ये बड़ी बात है कि कोई खामोश नहीं बैठा और हम अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ खड़े हैं, अपनी अक़लियतों के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। और आज इस हवाले से अहम समाअत भी होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो जो कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा तमाम मुजरिमान को। ये बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के बका के लिए और पाकिस्तानी जो हैं उनके जो यहाँ पर तमाम माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और आप देखें कि जैसे कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मजहबी रवादारी हमारे खिते की रवायतों का हिस्सा है। अदम बर्दाश्त के मुजाहरे हमारी तहजीब के भी मुनाफी हैं, हमारे मज़हब के भी मुनाफी हैं। और जब पाकिस्तान बना था तो वो इसी नज़रिए पर बना था और जो 14 नकात थे उसमें ये बड़ा मेंशन था कि हम अपने माइनॉरिटीज़ को इक्वल राइट्स देंगे और वो इक्वल राइट्स हमारे झंडे में भी नज़र आते हैं। सो ये इस चीज़ के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता, चाहे वो मुसलमान है या नहीं है, लेकिन वो उतने ही पाकिस्तानी है जितने मैं और आप पाकिस्तानी हैं। और इस चीज पर मुझे खुद पर्सनली भी इतना अफसोस हुआ कि क्यों हम अदम बर्दाश्त की तरफ जा रहे हैं, क्यों इस चीज को टॉलरेट नहीं कर पा रहे। इस चीज को टॉलरेट हमने नहीं करना है कि ऐसे वाकयात पाकिस्तान में हों और कोई इसको बर्दाश्त कर जाए। आप ये देखिए कि ना सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के आइन में ये लिखा है, बल्कि रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमारे नबी ने तमाम हक दिए माइनॉरिटीज़ को। इसी तरह पाकिस्तान की हुकूमत जब बनी, कायद-ए-आज़म ने अपने पहले ऐलान में, पहली स्पीच में ये कह दिया था कि माइनॉरिटीज़ के यहाँ पर तमाम राइट्स को सिक्योर किया जाएगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को फॉलो करना। और आज तक हम लोग तमाम पाकिस्तानी इस बात को मेक श्योर करते हैं कोई ऐसे जो नासिर हैं उनकी किसी किस्म की सपोर्ट किसी लेवल पर ना हो जो कि पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में रहकर काम करते हैं। और ज़्यादा इस पर अगर हम बात करें कि शरपसंद अनासिर का जब हम जिक्र करते हैं तो फिर हमारा जो हमसाया मुल्क है वो तो चाहता है कि पाकिस्तान में इस तरह के इशूज़ जो हैं वो रेज हों या इंस्टिगेट हों। सो क्योंकि अपनी कमियों को और अपनी खामियों को छुपाने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर भी कल ये बड़ी वॉर चल रही थी और इंडियंस जो हैं वो एक्चुअली ट्वीट कर रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन फैक्ट्स रहते हैं। यहाँ पर अगर हम सिर्फ उनके ट्वीट्स के नीचे बहुत से लोग ये कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म की ट्वीट जो है उसकी स्क्रीनशॉट लगा रहे थे, उससे हुआ ये कि हम ये बताना चाह रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, हेड ऑफ दिस स्टेट, हेड ऑफ दिस कंट्री, इस चीज को ना सिर्फ इसकी मजम्मत कर रहे हैं, खामोश भी नहीं है, बल्कि कह रहे हैं कि हम मेक श्योर करेंगे कि जिम्मेदारों के खिलाफ। और ना सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा ये चीज़ भी इस्टेब्लिश होती है यहाँ पर, जब नरेंद्र मोदी खामोश रहते हैं, जब मुसलमानों पर भारत में जुल्म होता है, वहाँ पर जिंदा मुसलमानों पर मतलब उनके जो जिस तरह से उनको मतलब आपने जुल्म करते हैं, उनको जिंदा मार देते हैं, उसके बाद फिर जो गाय के हवाले से इतने वाक़यात सामने आए, तो
फिर कभी आपने देखा कि मोदी बोला हो, मोदी ने कोई ट्वीट किया हो मुसलमानों के हक में या फिर कहीं जुल्म हुआ हो, कभी आपने देखा? ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में जब ऐसे कोई माइनॉरिटी के साथ वाक़यात होते हैं तो हमेशा पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तान की जो आवाम है वो आगे आती है, बात करती है और बहुत कोशिश करती है कि कभी दोबारा ऐसा वाक़या ना हो। और आपको याद है जब ऐसे पहले भी हुआ था, सिमल केपी में ऐसा वाक़या पेश आया तो वहीं पर नोटिस लिया गया और फौरी तौर पर मंदिर को तामीर करवाया गया, जिन्होंने उसको किया था उसको भी पकड़ा गया और साथ तामीर भी कराया गया। इस हवाले से भी तामीर, इस दफ़ा भी तामीर होगा, लेकिन साथ साथ ये मेक श्योर करना चाहिए कि जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो पुलिस को थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। ये चीज़ है कि देखें आधा घंटा लगा है तो पुलिस को वहाँ पहुँचकर फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए था। गलती हुई है कि हमारी इंतजामिया थी थोड़ी सी पीछे रह गई, उनको आगे आना चाहिए था और फ़ौरन इसको रोकना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन अबू ज़रा आपने रेफरेंस दिया इंडिया में होने वाले बहुत से वाक़यात का, वो चाहे मसाजिद में हो, वो चाहे ईदों पर हो, हमारे मजहबी त्योहारों पर हो, ना ही मजम्मत की जाती है ना ही कार्रवाई की जाती है। सरेआम मुसलमानों को कत्ल करने के कितनी वाक़यात और कितने वीडियोस सामने आई है, कभी आपने उसकी रेजिस्टेंस नहीं देखी। वी आर नॉट जस्टिफाइंग इट बाय सेइंग कि ये हर जगह होता है। वही बात है कि शरपसंद अनासर होते हैं, एक ग्रुप होता है जो कहीं ना कहीं अमन को सबराज करने के लिए अपना नेगेटिव रोल प्ले करता है, लेकिन आप कैसे स्टैंड करते हैं, आप कैसे उस इशू को आगे लेकर चलते हैं और कैसे उसका सद्देबाब करते हैं कि फ्यूचर में वो ना हो सके, दैट्स मोर। बिल्कुल। इसके साथ साथ जी चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई, एक और ख़बर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई है और वो है बहुत बड़े स्टार हैं मेसी फुटबॉल के, उनके हवाले से है कि 21 साल बाद बार्सिलोना के साथ उनकी राहें जुदा हो गई हैं। टॉप 10 रहा है ये, फुटबॉल के जो लवर्स हैं उनके लिए डेफिनेटली ये बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल, और आप देखें कि मेसी और बार्सिलोना ऐसा लग रहा था कि एक ही नाम है। 21 इयर्स इज अ लॉन्ग टाइम और लोग एक्चुअली अपना गुस्सा भी निकाल रहे हैं, अपना दुख, डिप्रेशन शेयर कर रहे हैं। लोगों को परेशानी हो गई कि अब जो मेसी हैं वो अगर यहाँ नहीं बार्सिलोना के साथ नहीं होंगे तो वो किधर जाएंगे। ही इज अ फुटबॉल स्टार लेजेंड और वो बार्सिलोना के साथ नहीं है। मतलब कैन यू इमेजिन दिस, ऑल दिस इन वन सेंटेंस। उनके फैंस थे अर्जेंटीना जो चले उनकी अपनी होम टीम हो गई, लेकिन जिस तरह और इससे पहले आपको याद होगा रोनाल्डो ने जब छोड़ा था, अपनी टीम को छोड़ा था, तब भी ऐसा ही रिएक्शन जो है वो लोगों बिल्कुल। तो ये जो एक टीम तो नहीं बनाने लगे और मुझे ये लग रहा है कि 21 साल बाद ये जो बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया है, ये फुटबॉल के फैंस के लिए तो वाकई बहुत बड़ी खबर होगी, लेकिन लेट्स होप एंड लेट्स सी कि जो फैंस हैं उनके लिए कोई नई खबर जो है वो अच्छी आए मेसी के हवाले से। बिल्कुल। इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जी और आपको बताते हैं कि आज प्रोग्राम में हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जी आज जो हम डिस्कस करेंगे, वीज़ा तौसी दरख्वास्त मुस्तरद, डिपोर्ट होने का खतरा। सिंध में वसी पैमाने पर रद्द बदल। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब हुकूमत पर बरहम। कोरोना वैक्सीन नायाब हो गई। मां के दूध की अहमियत और अफादियत। क्या बच्चों को आज़ादी देना अच्छी बात है? ये था रंडान आज के प्रोग्राम का जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जी, वीज़ा तौसी दरख्वास्त मुस्तरद हुई और डिपोर्ट होने का ख़तरा है, और जैसे ही ये खबर सामने आई तो इसके ऊपर बहुत सी बातें होना शुरू हो गई। ऑब्वियसली अपील तो दायर कर दी गई है, लेकिन बरतानिया ने मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद नवाज शरीफ की वीज़ा में तौसी की दरख्वास्त को ना सिर्फ मुस्तरद कर दिया, बल्कि चूँकि उनके पास पासपोर्ट भी नहीं है तो उसके बाद बहुत से सवालात जो हैं वो खड़े। बिल्कुल, तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया का साफ़ी अंजुम रशीद साहब, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं, क्योंकि कल से ये जो इस पर सभी बात कर रहे हैं, वफाकी वज़रा ही बात कर रहे हैं। तो अंजुम रशीद साहब बताइएगा, नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो खबर आई है कि उनका वीज़ा दरख्वास्त मुस्तरद और अब अपील करेंगे, कैसे देखते हैं आप? कितना बड़ा ये आगे एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं आपको? लंदन की, बरतानिया की 500 साल की तारीख में आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ कि बरतानिया ने किसी दूसरे मुल्क के सियासी जद्दोजहद करने वाले रहनुमा को या सियासी कारकुन को जो है उसकी मुखालिफ हुकूमत के हवाले कर दिया हो। तो ये तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि गोरे जो हैं वो नवाज शरीफ को इमरान खान के हवाले किसी सूरत नहीं करने वाले। अच्छा, अब ये टेक्निकल बातें हैं कि मेडिकल बुनियादों पर उन्हें वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन अगर मियाँ नवाज शरीफ फौरी तौर पर कह दें कि उन्हें जो है इमरान खान से ख़तरा है और वो उनके बुनियादी हकूक़ ख़तरे में है, उन्हें कैद में डाल दिया जाएगा, तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि बरतानिया तो पाकिस्तान से और दूसरे मुल्कों से गए हुए सियासी कारकुन जो वहाँ जाके कहते हैं कि हमें हुकूमत हमारे मुखालिफ इक़दाम कर रही है, उन्हें पनाह दे देते हैं। तो ये तो आप भूल जाएं कि वो नवाज शरीफ को जो है पनाह नहीं देंगे। नवाज शरीफ बिल्कुल महफूज है। नवाज शरीफ को बरतानी हुकूमत
किसी भी सूरत इमरान खान के हवाले नहीं करेगी। ये 500 साल की तारीख गवाह है कि कभी उन्होंने ऐसे नहीं किया। और दूसरी बात यह कि नवाज शरीफ पर कोई इखलाकी अभी तक कोई इल्ज़ाम नहीं है, इखलाकी जुर्म कोई नहीं है। उन पर करप्शन का इल्ज़ाम ही, उन पर इल्ज़ाम असासों का है, लेकिन उनका कहना है कि वो असासे उनके बच्चों के हैं। तो और दूसरी बात यह कि बाकी बात उनकी जो सियासी हैसियत है, सियासी तारीख है, सियासी जद्दोजहद है, वो बहुत क्लियर है कि वो इस गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ जो है उनका एक बयानिया है। आप ये कह रहे हैं अंजुम साहब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है नून लीग के सपोर्टर्स को और वैसे भी लोगों को। फवाद चौधरी ने तो कल ये भी कह दिया कि उनको वहाँ से सज़ा भी हो सकती है झूठ बोलने पर, लेकिन आप कह रहे हैं कि इजी रहें, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, ये हो जाएगा सॉर्ट आउट। एनीवेज जी, मूविंग ऑन, हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ भी चलते हैं। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान, जब आप गवर्नमेंट कर रहे हैं तो पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट हमें नज़र आता है, वो सिंध वर्सेस फेडरल है। और इसमें वज़ीर आला सिंध ने कल बड़े पैमाने पर रद्दोबदल की है, जिसकी कल हम बात भी कर रहे थे कि कैबिनेट मीटिंग हुई, चेंजेस की गई, एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगा दिया गया मुर्तज़ा वहाब को, और बहुत सी इस तरह की बड़ी चेंजेस आई हैं। इस पर हम आपसे भी बात करेंगे। हमें पीपल्स पार्टी से MNA डॉक्टर शाहिदा रहमानी है, उन्होंने भी ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहिबा, जहाँ पर फेडरल कोई मीटिंग करती है और उसमें सिंध के ऊपर जब बात की जाती है तो ऐसा लगता है कि सिंध की कैबिनेट में हलचल मच गई, एकदम से रद्दोबदल होना शुरू हो गए, सारे। वाकई में सिंध हुकूमत कॉन्शियस हो रही है? बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने सुबह सुबह मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। अभी सबसे पहली बात है ये कि हमें किसी भी किस्म की परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंध हुकूमत अपना काम इंतहाई दिलजमी के साथ, इंतहाई ईमानदारी के साथ अपना काम करी। अवाम की खिदमत हमारा मंशूर है। और इससे पहले ही आपको याद होगा तकरीबन 3-4 महीने पहले चेयरमैन साहब ने कहा था कि मैं कैबिनेट में कुछ तब्दीली भी लेकर आऊँगा, नए फेसेस आएंगे ताकि वो लोग जिनकी कारकर्दगी शायद बेहतर ना हो या जो भी है, लेकिन चेयरमैन साहब ने उनको चेंज किया कारकर्दगी देखते हुए। और मैं समझती हूँ खुशाइंद है। एडमिनिस्ट्रेटर, आपने देखा कि कराची के अंदर बहुत ज्यादा सवालात उठ रहे थे, हालांकि हमारा काम बहुत बेहतर है। मेरे इससे पहले भी कई प्रोग्राम से मैंने आपसे जैसे कि अर्ज किया कि रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से सिंध हुकूमत अपना बेहतरीन काम कर रही है। और अभी आपने वैक्सीनेशन में देखा कि सबसे ज्यादा वैक्सीन जो है सुबह सिंध में और कराची में बिलखुसूस लगाई जा रही है। कराची के अंदर बड़े बड़े मराकिज कायम किए गए, ना सिर्फ बड़े बल्कि छोटे छोटे वैक्सीन सेंटर थे उनको भी। और मोबाइल जो है वो मोबाइल वैक्सीनेशन जो है मोबाइल के थ्रू भी की जा रही है। तो मैं ये समझती हूँ कि सिंध हुकूमत अपना काम कर रही है। और अभी कल आपने देखा कि मुर्तजा वहाब साहब को भी कराची में एडमिनिस्ट्रेटर लगाया, जिसका भी आपने सवाल किया। यंग है, एनर्जेटिक हैं, काम करते हैं। आपने देखा कि जरा से बारिश हो या कोई भी ऐसे काम हो तो वो सड़कों पे निकल आते हैं। तो अल्लाह ने चाहा तो हम हमेशा, जी बिल्कुल। आपने ये कहा था कि आपने भी कहा कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, चेंजेस होती रहती हैं, लेकिन 3 वज़रा को तो उनकी सीट नहीं मिली है दोबारा से। अनवर स्याल उनमें शामिल हैं, हरीराम शामिल हैं। उनकी कोई वजह भी बताई गई है क्यों नहीं कारकर्दगी दिखाई, क्या हुआ, कुछ सजा दी? बस हटा के MP तो वो रहे ना। इसके अलावा ये कि जो जिनको इधर उधर किया है उससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक वज़ीर को उठाकर आपने एक महकमा दिया, दूसरे में डाल दिया, क्या वहाँ पर परफॉर्म कर लेंगे? कुछ समझ में नहीं आता इस तरह से। नहीं, देखिए, जब तब्दीली की जाती है, चेंजिंग की जाती है, तो जो न्यू है वो उससे ज्यादा बेहतर कारकर्दगी। मैं ये नहीं कह रही है किसी की कारकर्दगी खराब थी या किसी की कोई शिकायत आई थी कि हम उनको सजा देते। इस तरह की कोई स्कैंडल या करप्शन के स्कैंडल नहीं आए जिस तरह विफाक के अंदर आए। और विफाक में तो बड़े बड़े स्कैंडल आए और वो सिर्फ हटा के उन्हें बैठाते हैं। लेकिन आपने देखा कि हमारे यहाँ कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह के स्कैंडल, सिर्फ इसलिए कि कंपटीशन होता है, जब नया आता है वो पहले से ज्यादा बेहतर काम करना चाहता है। और काम करने के लिए चेंजिंग भी बहुत जरूरी होती है। अगर ये चेंजिंग ना हो तो लोग कारकर्दगी जो है वो सिफर होती चली जाती है, कहते हैं कि बस हम हैं। लेकिन जब चेंजिंग होती है तो जो पुराने भी मौजूद होते हैं वो भी उससे बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। सही। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहेगा। अंजुम रशीद साहब, आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी और वो ये कह रहे हैं कि ये इसलिए नहीं है क्योंकि विफाक जो है वो सिंध पर काबू करना चाहता है। वो कह रही हैं कि ये रूटीन था और चेंजेस आती रहनी चाहिए ताकि काम चलता रहे। आप इसको कैसे देखते हैं? ये एग्जैक्टली रूटीन नहीं है। अभी इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो है वो सिंध पर डाकुओं के नाम पर और भत्ताखोरों के नाम पर एक सियासी चढ़ाई की है। और दूसरी तरफ MQM ने जो है वो पीपल्स पार्टी पर हमला किया और इल्ज़ाम आयद किया है कि ये महाजरों को, उर्दू बोलने वालों को जो है के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं। ये उसका जवाब
इन्होंने दिया है मुर्जा वहाब की सूरत में। मुर्जा वहाब से पहले कराची में एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद था, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटर जो था वो एक ब्यूरोक्रेट होता था। और अब MQM का मुकाबला करने के लिए और इमरान खान का मुकाबला करने के लिए उन्होंने मुर्तज़ा वहाब को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर किया है। और ये अगले इलेक्शन की तैयारी है कि वो अगले इलेक्शन में कराची में ज्यादा सीटें जीते। और मुर्तज़ा वहाब बिलाशुबा जो है वो एक तो नजीबुल तरफैन महाजिर है, और दूसरे ये कि उनकी वालदा जो थी वो कराची की तालिब इल्म रहनुमा थी, स्टूडेंट लीडर थी, लिबरल की वो नामवर लीडर थी, फिर वो पीपल्स पार्टी की भी लीडर थी। मुर्तज़ा वहाब के वालिद भी जो है वो नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के तालिब इल्म रहनुमा थे और कराची के बड़े मारूफ इट्स अ गुड चॉइस कराची के लिए। और वो MQM का जवाब है, MQM को जवाब है। ठीक है, इस पर हम बात करते हैं। अंजुम साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ शाहिदा रहमानी साहब मौजूद हैं। शाहिदा रहमानी साहब, जिस अंजुम रशीद साहब ने कहा कि तमाम तबादले अपनी जगह, लेकिन जो मुर्तज़ा वहाब हैं वो सिर्फ MQM और PTI का मुकाबला करने के लगाए गए हैं। आप समझते हैं कहीं ना कहीं ऐसी वजह भी है? नहीं, मैंने जैसे पहले किया कि मुर्तज़ा वहाब एक एनर्जेटिक है, कराची का बेस है। बिल्कुल MQM का बड़ा एतराज होता था और मुख्तलिफ तासुब की, लसानियत की, असबियत की सियासत कर रही है MQM, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी भी इस तरह की सियासत नहीं की। मैं भी उर्दू स्पीकिंग हूँ, इस तरह हमारे जैसे बहुत सारे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रिप्रेजेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों, गिलगित आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक है। और कराची के लोगों ने हमेशा पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आपने देखा कि जब MQM इस शहर पर जिस तरीके से गुंडागर्दी और राज था उनका, तो उन्होंने उर्दू स्पीकिंग को जो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, उनके लिए तो उनका एक नारा मशहूर था कि जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है। वो उर्दू स्पीकिंग के लिए कहते थे, यानी कि जो उर्दू स्पीकिंग है वो MQM में आ जाए। तो इस तरह जो आपने देखा कि हमने लातादाद लाशें उठाई, मैं खुद विक्टिमाइज हूँ, मेरे घर को जलाया गया, मेरे ऊपर फायरिंग की गई। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम उस वाक़े में जिंदा रहे। लेकिन आज जो कुछ भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हम जैसे वर्कर्स को, हम जैसे लोगों को आगे लेके आए और काम किया। हमारे यहाँ कोई भी तासुब नहीं है, लसानियत नहीं है, अज़बियत नहीं है, किसी किस्म की मजहबी मुनाफरत नहीं है। और यही वजह है कि आप देखेंगे पीपल्स पार्टी में हिंदू हों, क्रिश्चियंस हों, जो वो जनरल सीट पर भी इलेक्शन लड़के आ जाते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा। अंजुम रशीद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और तो कुछ ना कुछ उन्होंने कह दिया कि हाँ, सियासत में जरूरी होते हैं कुछ ना कुछ काउंटर्स आपको देने होते हैं। आई थिंक जितना वो एक्टिव रहे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब एज तर्जुमान सिंध हुकूमत, वो मुझे लगता है कि केटर कर सकेंगे। वो दबंग किस्म की एंट्रियां करते हैं मुख्तलिफ इश्यूज पे। हाँ, लेट्स सी आइंदा आने वाले दिनों में क्या करते हैं। अंजुम रशीद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, बहुत से ऐसे फीचर्स होते हैं जो आप सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर एंजॉय करते हैं। जैसे कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो एक एप्लीकेशन में होते हैं और दूसरे में नहीं होते। जैसे स्नैपचैट में एक ऑप्शन आपके पास ये आता है कि आप किसी को तस्वीर भेजें या वीडियो भेजें तो वो एक दफ़ा देखने के बाद गायब हो जाती है। अब वो फीचर अब वो व्हाट्सएप में भी आ गया है और बड़ा ज़बरदस्त फीचर है ये। और लेटेस्ट इसके वर्जन में व्हाट्सएप जो भी आप पिक्चर या वीडियो भेजेंगे तो खुद आप डिलीट होने वाले मीडिया और टेक्स्ट पैगामात को मुतारफ़ कराने के बाद इससे मिलता जुलता जो भी मामला होगा वो फिर हल हो जाएगा। तो बेसिकली अब इशू ये था कि कई दफ़ा आपके मेमोरी का मसला बन जाता था और ये इशूज बन जाते थे। अब ये मसला खत्म हो गया। प्राइवेसी का इशू बन जाता था। कई दफ़ा आप सिर्फ एक दफ़ा देखने, जैसे मैंने कहा कि स्नैपचैट इस्तेमाल करते हैं या इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी अगर आप इनबॉक्स में पिक्चर भेजें तो वो वंस प्लेड होने के बाद ख़त्म हो जाती है। सो अब व्हाट्सएप ने ये सहूलत सारिफीन को दी है। अब देखें लोग इसको एंजॉय करते हैं, यानी आप इसको एंजॉय करें। फीचर तो ये अच्छा है, लेकिन ये चीज़ के पहले बताना कि ये वंस वाली है या नहीं है, ये थोड़ा भी गलत है। क्योंकि दोनों ऑप्शन है, परमानेंट सेंडिंग वाली ऑप्शन भी है और एक दफा भेजने के लिए ये आपके इसमें एक एडिशन होनी चाहिए, वो स्क्रीनशॉट होना चाहिए क्योंकि वो नहीं है। नोटिफिकेशन आनी चाहिए कि अगर आपने वंस व्यूड पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लिया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस फीचर। ये बिल्कुल स्नैपचैट की कॉपी नहीं है, आपको नहीं पता लगेगा कि स्क्रीनशॉट ले लिया आपने किसी को, क्या पैगाम भेजा है वो स्क्रीनशॉट भी उसकी हो सकती है, लेकिन वंस वो देखा जा सकता है। ये तो खैर इसमें मुतारिफ हो गया है और परमिशन भी है। तो एनीवेज ये नई इम्प्रोवाइज किया जाता है चीज़ों को। सोशल मीडिया बहुत ऐसी चीज़ें, अगर आप 10 साल पहले वाला व्हाट्सएप देखें और आज का देखें तो बहुत ज़्यादा फर्क है। पहले व्हाट्सएप था? हाँ जी, बिल्कुल था। अच्छा, पक्की बात है। 10 साल पहले तो मुझे लगता है फेसबुक बहुत नया आया था और उससे पहले ऑर्किड हुआ करता था। 2007 में जब फेसबुक आया था तो बहुत उसकी डिफरेंस अब देखें और आज देखें तो उस वाले टेम्पलेट का फर्क जो है वो नजर आता है। लेकिन बहरहाल हमने ब्रेक में एंजॉय किया
इस फीचर को इस्तेमाल करके आप भी चेक करें कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो पता लगती हैं और आप इंजॉय करते हैं या नहीं। फिलहाल हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, फिर आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर के इलाके अंजरवाल में चंद दिन पहले एक अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया कि इलाके की 4 लड़कियां घर से चली गईं। फिर उसके बाद जो मामला हुआ वो भी सबके सामने है, लड़कियां बाजियाब हो चुकी हैं। लेकिन इस दौरान जो 4 दिनों में हुआ है वो बहुत होशरबा इंकशाफात हुए हैं कि कौन कौन से गिरोह इधर काम कर रहे हैं और इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग हो रही है, जिसके ऊपर सभी इस वक्त परेशान हैं। बिल्कुल, दिन दिहाड़े लड़कियों को बेचा जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है, लाखों का लेन देन भी हो रहा है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। तफ्तीश के दौरान जो अहम इंकशाफात हुए उस पर बात करेंगे। इरफान, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ साथ हमारे साथ NLP थेरेपिस्ट सबाहत अहमद भी हमें ज्वाइन करेंगी, ताकि सोसाइटी में जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं ये जो एग्जिस्ट करते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं, वो क्यों आती हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले इरफान का रुख करेंगे। इरफान, बताइएगा इस पूरे इंसिडेंट के बारे में और क्या क्या इंकशाफात हो रहे हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। देखिए सिमल, चंद रोज़ कबल हंजरवाल का इलाका था लाहौर का, और ये बड़ा पसमानदा सा इलाका है। यहाँ के 2 फैमिलियाँ जो थी, जिसके एक की डाइवोर्स हो चुकी है, कि घर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, बाप उसका जो है वो मेहनत मजदूरी करता है। इन दोनों फैमिलीज़ की दो बच्चियाँ जो थी वो घर से निकली, और उसके बाद रात का, क्योंकि 11 बजे का टाइम था, उस वक्त इन्होंने ओरिएंट ट्रेन पे सफ़र किया और अपने एक मोहल्लेदार को फ़ोन किया कि हमें घर नहीं जाना, हमें कहीं जगह पे पनाह दे। उससे जब रब्ता हुआ तो उसने उन्हें कहा कि गुलशन रावी आप उतर जाएं। वहाँ पे वो पहुँचा और उसने कहा कि आप अपने घर को वापस जाएं। उसके लिए उसने एक बच्ची के पेरेंट्स को कॉल भी की। अनफॉर्चुनेटली वो कॉल अटेंड ना हो सकी, जिसके बाद वो उनको लेकर वापस घर जा रहा था कि लड़कियों ने शोर मचा दिया। उन्होंने कहा कि हम घर नहीं जाना चाहती। वहाँ पे वो लड़का उमैर जो था, उनका नेबर, उसने उनको लड़कियों को छोड़ दिया। वो लड़कियाँ वहाँ से एक और रिक्शे में बैठी, जो चिंची रिक्शा था उसमें बैठी, और उन्होंने रिक्शा ड्राइवर से कहा कि हमें जौहर टाउन, हम जहाँ पे मुलाजमत करती थी पहले, उनके घर पे छोड़ के आए। वहाँ पे जब रास्ते में ये बातें हो रही थी, लड़कियाँ आपस में बातें कर रही थी, तो रिक्शा ड्राइवर जिसका नाम कासिम था, उसने ये तमाम जो हालात जो उनके परख लिए, और उसके बाद उनको घर, उनके जो जौहर टाउन जहाँ पे वो चाहती थी, डिज़ायर उनकी कि वहाँ पे छोड़ के आया जाए, वहाँ पे उसने नहीं छोड़ा। उसने प्लान किया कि इनको जो है वो अपने घर लेके जाएगा। उसके लिए उसने एक अपने दोस्त, कासिम रिक्शा ड्राइवर ने अपने एक दोस्त शहजाद से रब्ता किया, जो कि असल में एक पिम्प था। उससे उसने जब रब्ता किया तो उसने बताया कि मेरे साथ 4 लड़कियां हैं। वो उसको घर ले गया। उसके बाद उनको घर से अगले दिन रोज़, जो एक रात उन्होंने अपने पास रखा, अगले रोज़ उनको साहिवाल एक ब्रोथल हाउस के लिए वहाँ पे सेल करने के लिए ले गए। शहजाद जो था, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि वो पिम्प था, वो साहिवाल का रहने वाला था। उसने उन लड़कियों का वहाँ पे सौदा किया। 1-1 लाख रुपए में वो लड़की बेचनी चाहिए। एक लड़की को वो अपने घर में ले गया, और अब तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उसने अटेम्प्ट भी की उसके साथ रेप करने की। 3 बच्चियाँ जो ब्रोथल हाउस में रहीं, उनका अभी मेडिकल होना है, उसमें ये क्लियर होगा कि उनके साथ वहाँ पे रेप हुआ या नहीं। लेकिन वहाँ पे बहुत से इंकशाफात हुए। जो लड़की शहजाद अपने घर लेके गया, वहाँ पे एक और लड़की थी जिसका नाम गुड़िया था, जिसने बताया कि वो 10,000 रुपया उसको जिस्म फरोशी के लिए दिया जाता है पर नाइट के हवाले से, के हिसाब से। तो ये चीज़ें सारी उस लड़की के जहन में थी। कुछ दिन बाद अगले रोज़ जो है वो जब उसको ब्रोथल हाउस में बेच आता है, तो इत्तफाकन पुलिस जो रूटीन की कार्रवाई करती है, ब्रोथल हाउस के ऊपर रेड करती है सॉरी, तो वहाँ से शहजाद पकड़ा जाता है। शहजाद पकड़ा जाता है तो शहजाद अगले दिन जब अपनी बेल करवा लेता है, तो उसके बाद उसको डर पैदा होता है कि पुलिस शायद इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको ये भी ना पता चल जाए कि मैंने वो लड़कियां जो है सेल आउट कर दी हैं, वो यहाँ पे हैं। उसने जो लड़की घर पे थी, उसके साथ वो तीनों लड़कियों को प्लान किया, 15 के ऊपर कॉल की और बताया पुलिस को कि जो लाहौर से लड़कियां, क्योंकि उसकी काफ़ी हाइप क्रिएट हो चुकी थी, आप देखें मीडिया के ऊपर वो उसकी काफ़ी जो खबर नशर हो रही थी, यानी कि अपने सर से उतारने के लिए, और उसने अपने सर से उतारने के लिए उसने 15 पे कॉल की। पुलिस जब वहां पे पहुंची तो पुलिस को डाउट पहुंचा कि शहजाद तो पकड़ा गया था। जी। तो शहजाद ने फिर बताया कि वो चारों लड़कियां भी यहाँ पे इरफान, जिसे आप बता रहे हैं, इंतहाई ये परेशान कुन स्टोरी है और बहुत दिल दुखता है, क्योंकि इस तरह से ये काम हो रहा है, ग्रोह बने हुए हैं जो कि काम कर रहे हैं गैर कानूनी। लेकिन मसला जहाँ से शुरू हुआ कि बच्चियां घर छोड़कर चली क्यों गई हैं, नाराज़ इतनी क्यों हो गई कि घर ही छोड़ दिया और कहीं पर घर जाने को तैयार नहीं थी, इस पर हम बात करेंगे सबाहत अहमद साहिबा से। सबाहत,
आपने भी सारा वाकया सुना, बड़ा दिलखराश वाकया है, लेकिन आप बताइएगा बेसिक वजह क्या हुई? क्या ऐसा होता है कि बच्चे इतना गुस्सा कर जाते हैं या माँ बाप से इतनी बनती नहीं है कि घर ही छोड़ दिया और फिर बाद में क्या होता है? यू नेवर नो। देखिए, ये जो एज है ना, ये जो बच्चों की एज थी, एज बड़ी क्रिटिकल होती है। और आपने कहा जैसे उनके घर के हालात ठीक नहीं थे, और ऐसे दही इलाकों में या ऐसे इलाकों में बच्चे बेशुमार होते हैं, मगर उन पे ध्यान देने का माँ बाप के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी कमाने में लगे होते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ एक कंट्रोल का एस्पेक्ट बहुत ज्यादा होता है कि हमें वो शेर की नजर से देखा जाता है ना, कि जी बस बच्चे हमारी मर्जी के मुताबिक उठे बैठे करें, जो भी उन्होंने काम करना है वो हमारी मर्जी के मुताबिक करें। तो ये जो एज इन बच्चियों की है, इस एज में वो दुनिया देखना चाहते हैं, वो निकलना चाहते हैं वहां से बाहर। आजकल सोशल मीडिया एंड ऑल द अदर एक्सपोजर, तो उनको, जैसे आपने कहा जौहर टाउन में काम कर रही थी, हो सकता है उन्होंने घर में वहाँ एक्सपोजर उनका हुआ हो ऐसी चीजों से जिससे उनको कि हमने बाहर की दुनिया देखनी है। तो वो जो क्यूरियोसिटी है, दैट वो क्यूरियोसिटी उनको बाहर लेकर जाती है, मगर चूंकि इस चीज की आगाही नहीं है कि बाहर की दुनिया मजीद खतरनाक है, तो वो ट्रैप में आ जाती हैं और फिर मतलब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां वो गलत हाथों में पड़ जाती हैं। तो मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, चाहे वो गरीब घरानों से हों या अमीर घरानों से हों, बच्चों के दिल में आजकल माँ बाप के खिलाफ बहुत रिजेंटमेंट है। वेरी ट्रू। और बगावत, ठीक है, और वो बगावत सिर्फ इसी वजह से है कि वो अब कंट्रोल नहीं होना चाहते। अब वो चाहते हैं कि उनको थोड़ी सी फ्रीडम दी जाए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए कि वो अपने हिसाब से दुनिया को एक्सप्लोर करें, अपनी गलतियां खुद करें। माँ बाप उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं, उनको मतलब उनकी हिफाजत भी करना चाह रहे होते हैं, और दूसरा उनके पास टाइम भी नहीं होता क्योंकि उन्होंने अपना कमाना भी है और खिलाना भी है खानदान को। तो ये एक फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। मगर इस सारी चीज में इंपॉर्टेंट ये है कि इन बच्चियों की एज के हिसाब से खासतौर पे ऐसे एरियाज में कुछ कैंपेन्स चलाई जाएं जिससे बच्चों को ये अवेयरनेस दें कि घर की चार दीवारी ही तुम्हारे लिए महफूज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब डॉक्टर साहिबा, जैसे आपने कहा कि क्यूरियोसिटी है, पेरेंट्स उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह का इंसिडेंट सामने आना एक बहुत बड़ा सबक है और सीखने वालों के लिए ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अवेयरनेस है? देखिए, सबक तो ऐसे हमें बहुत सारे मिले हैं पिछले काफ़ी महीनों में। आपके जो मीडिया के तवस्सुत से जो टीवी ड्रामास भी आए हैं, बहुत इस चीज़ को बताने की कोशिश की जा रही है कि ये एग्जिस्ट करता है, इसको समझें और इसको बच्चों को बताएं, घर वाले खुद भी समझें। मगर अगर हम सबक हासिल ही ना करना चाहें तो फिर कोई क्या कर सकता है? इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी अपनी एक जो कहते हैं डिज़ायर हो कि मैंने कुछ अपने लिए बेहतर कर। बिल्कुल सही। तो आपके पिछले दिनों ये कितने सारे जो गरीब घरानों की लड़कियां हैं जो सिर्फ टिकटॉक या स्नैपचैट या यूट्यूब और इनके तवस्सुत से काफी सक्सेसफुल हुई हैं। हाँ। तो वो इनके लिए इंस्पिरेशन होती है, मगर उनको ये नहीं पता होता कि वो किन मरहलों से गुजरी। बिल्कुल। तो वो अवेयरनेस देना, वो आगाही देना बहुत ज़रूरी है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है सबाहत, आपने ज़बरदस्त बात की। इरफान, हम भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस हल निकले और जो मुजरिम है, जो असल ग्रोथ है उनका जो है उनका कला कमा हो और पाकिस्तान से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन स्मगलिंग जो है वो मुकम्मल ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अपने अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। नाज़रीन, आज दुनिया भर में ब्रेस्ट फीड डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में अवेयरनेस देना है, ख़ास तौर पर माओं को अवेयरनेस देना है कि माँ के दूध की अहमियत कितनी है, अफादियत कितनी है, सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, माँ की अपनी हेल्थ के लिए। बिल्कुल, हमारे इस्लाम में भी इस बारे में बताया गया, कुरान पाक में इस बारे में बताया गया है। और फिर अगर बात करें आज के दौर की, तो तिब्बी साइंस के हवाले से भी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ अब इस्टेब्लिश हो चुकी है कि पूरी दुनिया में इस पर अवेयरनेस कैंपेन्स चल रही हैं कि इस बारे में आगाही होनी चाहिए, और अगर कोई इस बारे में अवेयरनेस फैलाता है तो उसमें मज़ीद तेज़ी आनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए भी। बिल्कुल, अगस्त का पहला हफ्ता ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो कितनी अवेयरनेस है आजकल की माएँ ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से क्या कहती हैं, सबसे पहले आपको वो सुनाती हूँ। तो ऐसे कुछ नहीं, फ़ायदा है इसका, इसके एक नहीं बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो जब बच्चा माशाल्लाह दुनिया में आ रहा है तो खुदा ने उसका रिस्क उसके साथ उतारा है, ठीक है, सबसे बड़ी ये तो एक वजह है। अगर ये ज़रूरी ना होता तो खुदा हमें ये नेमत भी ना देते। कि जब बच्चे की बर्थ होती है फ़ौरी तौर पे मदर फीड ही करवानी चाहिए। एक तो ये बच्चों के लिए हेल्दी होता है, कोई केमिकल्स नहीं, नेचुरल है। और दूसरा ब्रेस्ट कैंसर जो नई लोग
करवाते हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम बहुत होता है। मेरे बच्चे की सेहत के लिहाज से भी बहुत अच्छा होता है और वैसे भी माँ और बच्चे दोनों को बहुत सहूलत होती है। अल्लाह ताला ने जो निज़ाम रखा है उसमें अल्लाह ताला ने हमारी फलाह के लिए रखा हुआ है ना, जो भी असूल बनाए अल्लाह। बेटा करवाना चाहिए, वो ज़रूरी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो और बात है, अपनी फीड से कम कोई चीज़ अच्छी नहीं है। ज़रूरी है, बच्चों को ज़रूर पिलाना चाहिए ताकि वो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। मेरे 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों को मैंने ब्रेस्ट फीडिंग कराई, क्योंकि कुदरत की तरफ से ब्रेस्ट फीडिंग में एक विटामिन है जो किसी दूध के डब्बे में दस्तयाब नहीं होता। इसलिए दरख्वास्त है कि जो कोई भी इस प्रोग्राम को देखते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को इंसिस्ट करें और ज़ोर दें कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो दी बेस्ट होती है। गॉड ब्लेस। में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, मज़ीद भी होनी चाहिए क्योंकि ये ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप फीडिंग करें बच्चों को, और बच्चों की न्यूट्रिशन के लिए भी सिमिलरली बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, इस पर न्यूट्रिशनिस्ट क्या कहती हैं? डॉक्टर सहर चावला ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर किया है। ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस है जो लोगों को सीखने में बड़ी मदद फराहम करेगी। एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला आपकी खिदमत में हाजिर चैनल 24 के प्लेटफॉर्म से ब्रेस्ट फीडिंग की अवेयरनेस को लेकर कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है अल्लाह ताला का हुक्म तो है ही है हमारे पास जो इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है वो तो है ही है। उसके अलावा इसकी न्यूट्रिशनल यानी ग़िज़ाइयत में आपके जिस्म पर इसका क्या फ़ायदा है, जब आप अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं और आपके बच्चे को इसकी ग़िज़ाइयत से क्या फ़ायदा होता है, उसकी अवेयरनेस को लेकर मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2011 में मैं बात करना चाहूँगी कि कहा है कि बच्चा पैदा होने के कुछ घंटे बाद ही उसको माँ का दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। मैं आपको इतना बता दूं कि बच्चा पैदा होने के कुछ दिन बाद तक माँ को जो दूध आता है उसको इंग्लिश में कोलोस्ट्रम लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। इसका मतलब है कि उसके अंदर आपके पास जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने वाले, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले आपके पास अल्लाह ताला की तरफ से बायोकेमिकल एजेंट्स मौजूद हैं, वो आपके पास किसी भी फोर्टिफाइड फार्मूला मिल्क में या किसी भी बाहर के अशिया में या महंगे से महंगे दूध में मौजूद नहीं है। ये अल्लाह ताला की वो ख़ास नेमत है जो कि वो बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से माँ के जिस्म में उतारता है ताकि बच्चा उससे अफादियत हासिल कर सके। अब हमारे पास मेडिकली प्रूवन रिसर्चेस हैं कि जो बच्चे के लिक्विड गोल्ड लेते हैं, यानी जो माएँ पैदा होते ही बच्चे को अपना दूध पिलाना शुरू कर देती हैं, वो सारी ज़िंदगी आपके पास उन बच्चों से इम्यूनिटी में उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होती है, उनको एलर्जीज़ भी कम होती हैं, एयर इन्फेक्शंस भी कम होते हैं, उनमें डायबिटीज़ का रिस्क भी कम होता है, उनमें हार्ट पेशेंट होने का रिस्क भी कम होता है, उनमें कैंसर का मरीज़ बनने का रिस्क भी आपके पास जो है वो कदरे कम होता है। इसके अलावा जब आप बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं क्योंकि अल्लाह ताला उस दूध की जो कॉम्पोजिशन है, उस दूध की जो ग़िज़ाइयत है वो हर दिन चेंज करता है, हर महीने चेंज करता है। तो उसको आप बाज़ार के दूध से चाहे कितना भी अच्छा बाज़ार का दूध लेते हैं, कितनी भी अच्छी सिंथेटिक प्रिपरेशन लेते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बॉडी ने उसके दूध को आपके बच्चे के हिसाब से प्रिपेयर किया है। इसके अलावा आपकी अपनी बॉडी को भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बच्चा पैदा करने के फ़ौरन बाद जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो आपके पास कम हो जाते हैं। और तो डॉक्टर सहर चावला ने जिस तरह से बताया कि ये माँ और बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इस तरह से अवेयरनेस जितनी फैलाई जाए वो मेरे ख्याल में कम है। बिल्कुल, और इसके बेनिफिट्स और फैक्ट्स जो हैं वो सामने रखे जाएं। इस पर हम मजीद बात करेंगे। डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ साइंसेज डॉक्टर बसीर खान अचकज़ई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने सवालात जो हैं वो सोसाइटी में या ख़ास तौर पर मदर्स के जहन में आते हैं उनके जवाब दे सकें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि कहाँ अभी भी, चूंकि ये रुझान पाकिस्तान में उतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए, सो अवेयरनेस के लिए क्या वो पॉइंट्स हैं जिन पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है दिस ईयर? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। असल में ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से जो हमारे तजुर्बात रहे हैं वो ये है कि पूरे पाकिस्तान में हमारी अभी तक 50% माएँ वो अपने बच्चों को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती। हमारी तकरीबन 45% हमारी माएँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जो पहले घंटे में जो दूध पिलाया जाता है, कोलोस्ट्रम पिलाया जाता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, जिसको लोग गोल्डन ड्रॉप्स के तौर पे कहते हैं कि ये वो ड्रॉप्स हैं, ये वो हिस्सा है दूध का जो पहले घंटे में, आधे घंटे में पिलाया जाए कि उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी का दारोमदार इन कोलोस्ट्रम पे इसलिए है कि उस बच्चे की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत हैं वो इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि बाकी दीगर जितनी भी किलर बीमारियां हैं पाकिस्तान में ख़ुसूस तौर पे
डायरिया है, ARI है या बाकी जो मीजल्स हैं, उन बीमारियों का बेहतरीन बचाव और एक किस्म का कुदरती वैक्सीन वो ये क्लोस्ट्रम है और फिर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे यहाँ मिथ्स बहुत ज़्यादा है, लोग बात ये करते हैं और फिर हमारे जो नौजवान बच्चियाँ हैं उनकी काउंसलिंग भी होती है कि उनको इस चीज़ का बावर कराया जाए कि पहला दूध, उसके बाद एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग, इनके फ़वाइद न सिर्फ बच्चे के लिए बल्कि माँ की अपनी सेहत के लिए। यानी मैं आपको बता दूं, आप हैरान रह जाएंगे कि माँ की बॉडी से रिलेटेड जितनी भी कोई शदीद किस्म की बीमारियां हैं, जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर हुआ, यूट्रस कैंसर, सर्विक्स कैंसर, तो वो उन तमाम की मिकदार जो है ना वो 1/3 कम हो जाती हैं उन माओं में जिन माओं ने अपने बच्चों को अपना दूध पिलाया हो। सही। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है, ख़वातीन के लिए, माओं के लिए भी और बच्चों के लिए भी ये न्यूट्रिशन है और सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो फिर क्या कर रही है गवर्नमेंट, कहाँ पर आप कमी देख रहे हैं? कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, कल्चरली लोग नहीं इसको बात ज़्यादा करते हैं, या ये वजह है, या गवर्नमेंट भी अवेयरनेस उतना नहीं फैला पा रही है? इस वक्त क्या टारगेट सेट किए गए हैं? असल में इशू ये है कि हमारे यहाँ जो पॉजिटिव मैसेजेस हैं उनका रुझान लोगों को एक्सेप्टेबिलिटी में थोड़ा सा कम है, और फिर जो एप्रोप्रिएट लोग हैं, यानी जो वो लोग जिनकी बात, जिनको आप ओपिनियन लीडर भी कह सकते हैं, जिनको आप मुतासरकुन अशखास या अफराद कह सकते हैं, जिसमें हमारे मजहबी लीडर हैं, जिसमें हमारे असातिज़ा है, जिसमें हमारे यानी वो जो पीर है, पीर और फ़कीर जो जिनका लोग असर लेते हैं, उनके पास वो अगर ये इल्म और ये आगाही अपने माशरे में, अपने कम्युनिटी में दें कि भाई अल्लाह पाक ने जो मैकेनिज़्म बनाया है और फिर उस मैकेनिज़्म के पीछे अल्लाह पाक किया अपना हुक्म है कुरान पाक में कि और माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं। तो इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ का जिक्र कुरान पाक में है तो उसकी कितनी अहमियत होगी हमारे सोसाइटी में। तो मसला ये है कि हम सही मैसेजेस जो है ना, करेक्ट मैसेजेस लोगों तक नहीं जाती हैं। और आपने देखा होगा कि लेबर रूम में या जो हमारी दाइयाँ हैं, फलाने हैं, सास है, माँ है, वो फ़ौरन जो है कोई गुट्टी खिलाती है, कोई मक्खन खिलाती है, कोई फलाना खिलाती है, जो बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आपने देखा होगा, मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो स्टंटेड बच्चे का जो एक पिक्चर दिखाया था, जिसको कोताकत हम कहते हैं, वो स्टंटेड या जो कोताकत बच्चे हैं पाकिस्तान में, उसकी तादाद 40% से ज़्यादा है। इसका मतलब ये कि 1.5 करोड़ बच्चों में से 75 लाख के करीब आपके बच्चे जो है ना, ये वो बच्चे होंगे जो 10 साल के बाद कोताकत के साथ, कोताकत या स्टंटेड ग्रोथ का मतलब ये है कि उस बच्चे की जहनी और जिस्मानी दोनों सलाहियतें जो है ना वो उस लेवल तक नहीं होगी जो एक नॉर्मल बच्चे की होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 10 साल के बाद हमें एक ऐसी जनरेशन पैदा कर रहे हैं जो स्कूलिंग में इंटरेस्ट नहीं होगी, जो कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं होगा उसका, वो अच्छा साइंटिस्ट नहीं बन सकेगा, अच्छा एजुकेशनिस्ट नहीं बन सकेगा। तो इससे हमारी गुजारिश ये है कि स्टंटिंग की बुनियाद माँ का बच्चे को दूध नहीं पिलाना है। तो हमारी ये गुजारिश होगी माओ से कि ये न सिर्फ बच्चों की और अपनी नस्ल या कौम या माशरे के लिए। अच्छा, दूसरे एक मज़े की बात आप देखें कि ये जो माँ का दूध है, एक तो ये फ्री ऑफ कास्ट है, आपका फैमिली पे इकोनॉमिकल बर्डन नहीं रहेगा, और दूसरी बात इसमें जो अम्यूनोग्लोबुलिन है फर्स्ट मिल्क में, ये इस तरह का वैक्सीन है कि इस बच्चे को ज़िंदगी भर जो बाकी बीमारियां होंगी उन बीमारियां बिल्कुल हल्की पुल्की उस पर गुजर जाएंगी। तो ये एक पॉजिटिव थिंग है, तो हमारे लोगों को इस पर अमल करना चाहिए। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत प्यारी बातें की आपने, उसके ऊपर बातें की हैं कि किस तरह ये बच्चे के लिए पूरी जिंदगी के लिए एक वैक्सीन इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर काम करता है, बल्कि माँ का भी 1/3 चांस ऑफ गेटिंग एनी काइंड ऑफ सिवियर डिजीज कम कर देते हैं। बिल्कुल, और इसके साथ बच्चों के लिए ये कितना ज़रूरी है कि आप देखें कि उन नेचुरल इम्यूनिटी पैदा हो रहा है बहुत से ज़्यादा बीमारियों के लिए। तो वैक्सीनेशन अगर आप करवाते हैं तो उसकी आपको ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी अगर आप इस चीज़ को, जो नेचुरल तरीका है, जो कुरान में भी जिसका हुक्म है, अगर आप वो फॉलो करें तो इंशाल्लाह ताला सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ, डू योर ओन रिसर्च एंड डिसाइड फॉर योरसेल्फ। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे जी, और आपको एक इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, और वो एक तितली को पानी पिलाया जा रहा है। इमदादी कारकुन जो है वो अपने हाथ से उस तितली को पानी पिला रहा है।
जी बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है और इसमें आप देख सकते हैं कि तुर्की की एक तंजीम है जिसकी जानिब से ये वीडियो में तितली को एक इमदादी कारकुन के हाथ से पानी पीते देखा जा सकता है। यानी कि हमने अक्सर ऐसा देखा कभी नहीं होएगा कि एक तितली जो वो कैसे पानी पीती है, तो इस वीडियो में ये बड़ा क्लियर हुआ। बड़ी यूनिक वीडियो थी जो कि हमने आपसे शेयर की। बिल्कुल, जंगलात की जो आग है उससे मुतासर जनूबी बहिरून के इलाके से यहाँ पर बहुत से जानवर और चरिंद परिंद जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। सो ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी और बड़ी हार्ट टचिंग थी। लेकिन इसी के साथ साथ जो वहाँ पर इंसिडेंट पेश आया है और अभी भी मुसलसल चल रहा है, टर्की और उसके कितने पॉइंट्स और कितने शहर जो हैं वो आग की लपेट में हैं, उन सब चरिंद परिंद, इंसान और तमाम वहाँ के लिए ये दुआ है अल्लाह ताला से कि प्लीज़ अल्लाह ताला अपना रहमो करम करे और वहाँ पर हालात बेहतर। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हमारी जनरेशन का एक बड़ा प्रॉब्लम रहा है, बचपन से जब भी करियर सेलेक्ट करना होता था तो दो चीज़ें की जाती थी, या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, और ये दो बड़े लाइफ सेट है, और ये दो बड़े ओहदे और एकेडमिक साइड ट्रैक्स होते थे जो बच्चों को ऑप्शन के तौर पर दिए जाते थे। ऑल्दो अब ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन अब जब से ट्रेंड चेंज हुआ है, ये डॉक्टर तबका और इंजीनियर्स तबका, ये दोनों ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र भी कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो इंजीनियरिंग साइड है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार है। बिल्कुल, और इसमें हमने ये देखा है कि डॉक्टर्स के हवाले से तो अक्सर खबरों में भी आया जाता है, लेकिन इंजीनियर्स के हवाले से उस तरह से खबरें आती नहीं हैं। तो इंजीनियर्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के जो क्या है, एक प्लेटफॉर्म है ऑब्वियसली, और इलेक्शंस होने जा रहे हैं जिस संडे को, और इसमें तमाम इंजीनियर्स ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंट करेंगे अपने मसाइल का हवाले से, जो वो समझते हैं नुमाइंदों को उनको वोट देंगे ताकि आइंदा 3 साल के उनके मसाइल हल हों। तो इसी में एक जो कंटेस्टेंट हैं चेयरमैन के लिए, द इंजीनियर्स पाकिस्तान ग्रुप है इनका, उसमें हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर डॉक्टर राना अब्दुल जब्बार साहब। उनसे हम जानेंगे कि जो अब आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं उसमें वो क्या मैनिफेस्टो लेके चल रहे हैं, क्या मसाइल हैं इंजीनियर्स के जिनको वो हल करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये जो इशू है इंजीनियर्स का, ये हल आपने करना है क्योंकि आप रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इश्यूज़ क्या हैं जो कि संडे में इंतखाबात होने वाले हैं, मैनिफेस्टो क्या बनाया, क्या इश्यूज़ हैं जो कि केटर करने वाले हैं? पाकिस्तान इंजीनियर काउंसिल 1976 से काम कर रही है और हमारे पास द इंजीनियर्स पाकिस्तान के पास ये पोर्टफोलियो और सिंस लास्ट 6 ईयर से है। ड्यूरिंग 39 ईयर्स 10 चेयरमैन ने जो है ना जी काम किया पाकिस्तान इंजीनियर काउंसिल में, और जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो 1 बिलियन है, और ड्यूरिंग लास्ट 6 ईयर्स ये जो रेवेन्यू कलेक्शन है ये 10 बिलियन है। अब जो इश्यूज़ हैं इस वक्त, उनमें पर्टिकुलरली यंग इंजीनियर्स की एम्प्लॉयमेंट का इशू है जिसको हम टैकल करने जा रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लेवल, जिसमें हमने पेड इंटर्नशिप्स अभी उनको जो है उसका प्लान किया है, और उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप जो ये हमारे फ्यूचर प्लान में है। और रिसेंटली हमने बायोमेट्रिक को इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान इंजीनियर काउंसिल में, जिससे 18,000 के करीब जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हुई है, और जिससे यंग इंजीनियर्स भी बेनिफिशरी हुए हैं। इसी तरह हमने उनको C6 क्लास में जो है ना लाइसेंसेस भी इशू करने के लिए अप्रूवल ले ली है, और हमारा फ्यूचर में यंग इंजीनियर्स को बोथ मेल्स और फीमेल्स को जितनी भी हमारी डिसीजन मेकिंग है उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके प्रोविंशियल लेवल और फिर पाकिस्तान लेवल में उसका हिस्सा बना रहे हैं, क्योंकि ये यंग इंजीनियर्स हैं, ये इनोवेटिव माइंडेड होते हैं, और जब इनोवेशन और हमारा एक्सपोजर क्लब हो जाता है तो फिर जो प्रोग्रेस है वो मल्टीपल में हो जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपने ये बात बिल्कुल ठीक की है कि यंग लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाना चाहिए, और पीईसी में अगर इस मैनिफेस्टो के ऊपर काम होगा तो बहुत हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन यू हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर पाकिस्तान। आप एकेडमिकली भी बड़े एक्टिव रहे हैं, आप आईएसको फेस्को बहुत से एनर्जी प्लांट्स और प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी आपने बड़े काम किए हैं। व्हाट डू यू थिंक, क्या हुआ ऐसा ओवर द ईयर्स के इंजीनियर्स को जॉब्स नहीं मिल रही, उनको लगता है कि उनको करियर स्विच करने की ज़रूरत है? क्या डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम है? और अगर आपको ये मुंतखब कर लेते हैं तो फिर आपका मैनिफेस्टो इस हवाले से क्या है? इसमें हमने जो अपना नियर फ्यूचर प्लान दिया है उसमें यह है कि इंडस्ट्री, एकेडमिया और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ये मिल के, जिस जैसे डॉक्टर्स के पास हाउस जॉब का एक
प्रोविजन होता है, तो ये उसके पैरेलल में ये प्रोग्राम हम ला रहे हैं। उसमें क्या होगा, जो मेजॉरिटी ऑफ इंजीनियर्स हैं वो इसी इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और इसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल होंगी और इसमें प्राइवेट जो अदारे हैं वो भी शामिल होंगे। इसी तरह जो इंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट है वो भी फर्स्ट टाइम हम अपने मैनिफेस्टो में दे रहे हैं, जिसमें जो हमारा बैंक होगा, जो हम इंशाल्लाह 8 अगस्त की कामयाबी के बाद फौरी तौर पे इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, उसके जो प्री रिक्विजिट्स थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो उससे एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी हर इंजीनियर को, वो यंग इंजीनियर हो, इन सर्विस इंजीनियर हो, वो रिटायर्ड इंजीनियर हो, और उससे ये उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर पाए और फ्री लांसिंग की भी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे हो। डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा आइडिया ये, लेकिन इसके साथ साथ ये बताएगा कि चूँकि अब बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ गई तो प्रेशर भी आता है कि कहाँ कहाँ एडजस्ट करना है इनको, क्या वो मसला हल हो गया है? उसके लिए क्या प्लान बनाया? और सर्विस स्ट्रक्चर के भी बताइएगा कि वो मौजूद है या उस पर कोई इशू तो नहीं है? यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का है, ड्यूरिंग लास्ट 6 ईयर जब से द इंजीनियर्स पाकिस्तान इसको देख रहा है, तो हमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, रिवीजन और उसके अलावा नंबर जो एडमिशन के थे उसको फुली कंट्रोल किया है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड आपने देखा होगा कि हम एक ही बात कर रहे हैं कि आप पर्पस बिल्ट कैंपसेस बनाएं जहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉपर उनकी लैब हो, उनका ऑडिटोरियम हो, उनके ग्राउंड्स हो, ताकि उनकी जो है ना सही तरीके से ग्रूमिंग और ट्रेनिंग हो सके। बिल्कुल और इसी तरह आपने सर्विस स्ट्रक्चर की बात की है, तो सर्विस स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग में इंजीनियर्स को उसका हिस्सा होना चाहिए। आप चाइना का थिंक टैंक देखें कि जो उनके 10 मेंबर्स हैं, ऑल आर इंजीनियर्स, इवन देयर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर इंजीनियर। तो पाकिस्तान में जो हमारे ग्रुप ने सिंस लास्ट 6 ईयर, और अभी जो हमारा फाइनल ड्राफ्ट है वो पार्लियामेंट में पड़ा हुआ है, उसकी हम अप्रूवल की एफर्ट कर रहे हैं। तो प्लान यही है कि फ्यूचर में पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिसी मेकिंग हो उसमें इंजीनियर्स का जो है ना जी वो मेजर रोल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जो ना सिर्फ इंजीनियर्स के मसाइल को हल करे बल्कि उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जहां पर वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें अपने करियर के हवाले से। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। लक फॉर इलेक्शंस जो कि इतवार को होने जा रहे हैं। आई होप सब अपना हक के राय दही इस्तेमाल करें और वोट कास्ट करें, और उसके बाद ताकि इंजीनियर्स के मसाइल, पाकिस्तान के मसाइल जो हैं इसी तरीके से हल होंगे। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम प्रोग्राम में जब बात कर रहे थे, हमारे साथ जब मोटिवेशनल स्पीकर तो आज होंगे, लेकिन उससे पहले हमने साइकेट्री से बात की थी किस इशू पर कि क्यों ऐसा मसला आता है कि बच्चे और वालिदैन के दरमियान कुछ मसाइल आ गए हैं, चैलेंजेस आ गए हैं, वक्त बदल गया है। ऐसा हमने देखा है कि वो जिस तरह से उन्होंने भी कहा था सबात ने कि अब बड़ा मुश्किल हो गया है, कन्फ्रंटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बच्चों और पेरेंट्स के दरमियान। पेरेंटिंग बहुत मुश्किल हो गई है जी। बच्चों को क्यूरियोसिटी है, बच्चों को फ्रीडम चाहिए। उस फ्रीडम के चक्कर में क्या वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, फ्यूचर तबाह कर लेते हैं? क्यों बच्चे इतने आउटस्पोकन हो गए हैं कि वो कुछ सीखना और समझना नहीं चाहते? और ये हम अपनी सोसाइटी में ही देख रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे कि पेरेंटिंग को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, और ख़ास तौर पर उस तबके में जिसका अपना एक्सपोजर बहुत लिमिटेड होता है, जिसके पास ना एजुकेशन उस तरह से अवेलेबल होती है, ना पैसे उस तरह से अवेलेबल होते हैं। जो हमारे लोअर मिडिल क्लास या गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं, वही क्यों इन क्राइम सीन्स और इंसिडेंट्स का शिकार होते हैं। इस पर हम बात करेंगे कि कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। मोटिवेशनल स्पीकर फरहान जमील हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का यहाँ पे। जी फरहान, पेरेंटिंग बड़ी मुश्किल हो गई है। क्यों ऐसा हो गया कि जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं ऐसा लग रहा है किसी को सिखाना, पेरेंट्स के लिए बच्चों को सिखाना ख़ास तौर पर बड़ा मुश्किल हो गया? सबसे पहले तो इसका जवाब वही है जैसे आप अभी जिक्र कर रही थी कि क्यूरियोसिटी बच्चों में बहुत ज़्यादा है। तो जब बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, ये तो एक ऐसा एलिमेंट है जिसको मेरा ख्याल है कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी उसको बिल्ड नहीं कर पा रहा। वो उनके अंदर इनबिल्ट मौजूद है। वो क्यूरियोसिटी एक पेरेंट के लिए चैलेंज बनता है, और उस चैलेंज को हम क्या करते हैं, हम उससे वो जस्ट सिंपली रन अवे फ्रॉम दैट चैलेंज कि यार हम इसको फेस नहीं कर सकते, हमारे पास इसके सॉल्यूशंस नहीं हैं। इस वजह से पेरेंटिंग मुश्किल हो गई है कि बच्चा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, तो हम शुरू में अगर आप एक चीज़ देखें, जब एक बच्चा छोटा होता है, लेट्स सपोज वो 3 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है, 1 ईयर ओल्ड है, तो आप देखेंगे कि वो सबसे ज़्यादा अटैच अपने पेरेंट्स के साथ है।
इसका मतलब है कि वो अपने सबसे ज़्यादा क्लोज समझता है कि मेरा जो काउंसलर है, जो मेरा हेल्पर है, सपोर्टर है, गाइडर है, मेरा हर एक चीज़ जो मेरे लिए है वो मेरे पेरेंट्स हैं। बट एट द एंड क्या करते हैं हम लोग अपनी गलतियों की वजह से, पेरेंट्स अपनी गलतियों की वजह से इनफैक्ट क्या करते हैं, उसको अपने से दूर कर देते हैं। जब हम उसको दूर कर देते हैं और फिर वो सब कुछ करता है जो हमारी गाइडेंस में, जो हमारी सुपरविजन में मौजूद नहीं है, फिर हम कहते हैं कि पेरेंटिंग बहुत मुश्किल है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उसकी बेस क्या है, इनिशियल लेवल क्या था जिसके ऊपर हम लोगों ने एक ग्रिप को लूज किया और उसके बाद इट बिकम्स डिफिकल्ट टू हैंडल दैट। बिल्कुल सही, ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है कि कहाँ पर गलती हुई। तो फिर आप बताइएगा फरहान कि पेरेंट्स ऑब्वियसली वो टोटल टाइम तो बच्चों को नहीं दे सकते हैं, उन्होंने बाहर भी निकलना है, काम पे भी जाना है, और जो तबका हमारा पाकिस्तान में मेजॉरिटी में है वो सभी को काम भी करना पड़ता है। तो ऐसे में जब फ्रेंडली रिलेशन भी बनाना है, आपने घर में लिमिट्स भी तय करनी है, फिर उसके अलावा ये भी देखना है कि बच्चा बागी ना हो जाए, कैसे करें, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स बिजी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो बिल्कुल नहीं है कि सारे काम छोड़ दें और 100% आपने डेडिकेशन रखनी है पेरेंटिंग के ऊपर। हम कौन सा काम 100% कर सकते हैं? हमें अपने टाइम को डिवाइड करना पड़ता है। हाँ, अब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ टाइम दैट यू स्पेंड विद योर किड्स, विद योर चिल्ड्रन। उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग ने सारा दिन काम किया, नाउ वी आर द ब्रेड विनर, और जाकर हम लोग अपने बच्चों को मैकडोनल्ड खिला दें। दैट इज समथिंग जो हम लोग समझते हैं दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उनको सिखाएं व्हाट आर द मोरल वैल्यूज, आप उनको सिखाएं व्हाट इज ह्यूमैनिटी, आप उसको सिखाएं व्हाट इज हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन एल्स। आप इन सब चीज़ों से उसको दूर कर रहे हैं और आप उसको क्या कर रहे हैं, बिल्कुल मटेरियल अप्रोच दिखा रहे हैं। वो थोड़ा टाइम जो आप उसके साथ स्पेंड करते हैं, 30 मिनट, 40 मिनट, लेट्स सपोज 1 और 2 और 3 आवर्स, आप सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक अप्रोच उसको सिखा रहे हैं। इसके बाद आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं, देखिए मटेरियलिस्टिक अप्रोच की कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई सही, बड़ा हम सही कह नहीं पॉइंट सकते कि किया उसका एंड है कोई। तो जब उसका कोई एंड नहीं है, और उसके बाद क्या होगा, जब आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया और आप उसको मटेरियलिस्टिक अप्रोच की तरफ लेकर गए, आप उसके दोस्त नहीं बने, उसके बाद क्या होगा, ही विल फाइंड फ्रेंड्स आउटसाइड। अब देखें, बाहर के दोस्तों में और पेरेंट्स में मैं आपको एक बड़ा डिफरेंस बताऊं। एक तरफ है आप एक पेरेंट्स जो आपको बता रहे हैं कि आपने ये नहीं करना, लेट्स सपोज कि बहुत कम टाइम के अंदर, और उसको रीजनिंग के साथ एक्सप्लेन नहीं कर रहे। दूसरी तरफ उसका फ्रेंड जो उसको कह रहे हैं लेट्स सपोज लेट्स हैव पार्टी, लेट्स हैव ड्रग्स, वो अट्रैक्ट करेंगी बातें। एग्जैक्टली, वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। आप उसको एक लस्ट ओरिएंटेड चीज से उसको कह रहे हैं वो तुम्हारे लिए गलत है, और जो मैं बातें जो तुम्हें कर रहा हूं विदाउट गिविंग रीजनिंग उसको एक्सेप्ट करो। एक बड़ा फैक्टर ये है कि जब हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स की, पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखा देते हैं कि आपने ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। पॉइंट ये है कि क्या आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, या करके भी दिखा रहे हैं कि नहीं? एग्जैक्टली, करके भी दिखा रहे हैं नहीं। There are two ये दोनों factors. चीजें बड़ी मैटर करती हैं और ये दोनों फैक्टर्स बड़े मैटर करते हैं। लेकिन फरहान, आजकल इस चीज़ के ऊपर भी बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ दोस्ताना बिहेवियर रखते हैं तो यू लूज दैट ग्रिप, जहाँ पर पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, जहाँ पर बच्चों को एग्जैक्टली पेरेंट्स को लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है बच्चों के लिए। सो इफ़ यूर फ्रेंड्स विद योर किड्स, तो फिर आप उस चीज़ को कैसे कैटर करेंगे कि जो फॉरबिडन जोन है वहाँ पर नो मैटर व्हाट नहीं जाने देना बच्चों को? देखिए, देयर इज अ कॉमन सेइंग, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं वो भी गलत है, अगर आप बहुत ज़्यादा लीनियंट हैं वो भी गलत है। यू हैव टू मेंटेन अ मॉडरेट एंड अ बैलेंस लेवल कि किस वक्त किस चीज़ के ऊपर आप उसके साथ हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर आपने उसके अगेंस्ट जाना है और किस तरह से उसके अगेंस्ट जाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि पेरेंटिंग मुश्किल होगी, पेरेंट्स और जो आपके पास आते हैं, बच्चे आते हैं, उनके अंदर एक दरमियान में गैप आ गया, उस गैप को आपने कैसे एलिमिनेट करना है। सबसे बड़ा फैक्टर उसके अंदर ये है, जब एक बच्चा आपका दोस्त बनकर आपके पास आता है और आपको कोई बात बताता है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा आज कॉलेज नहीं गया और आपको घर आके बताता है कि आज मैंने कॉलेज से बंक किया एंड आई वेंट टू वॉच अ मूवी विद माई फ्रेंड्स। Now, it's not like कि अब आपने सिर्फ एग्रेसिव हो जाना है, उसको मारने लग जाना है, उसके अगेंस्ट हो जाना है और उसको हर वक्त ताने देने हैं। It's not like that. Now there comes the responsibility how to tackle it. गुस्सा करना बहुत आसान है, उसको डांट देना, मारना, काउंसलिंग करना, अच्छे तरीके से बात करना इज इंपॉर्टेंट ताकि अगली दफा वो ना करे। एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट कि आप उसको देखें। मैं आपको एक बात बताता हूं, एक चीज है डिसिप्लिन, एक है मैक्सिम्स। डिसिप्लिन कहते हैं दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एंड दिस इज व्हाट यू आर नॉट सपोज्ड टू डू, दैट्स इट। मैक्सिम्स कहते हैं आप एक बच्चे को अच्छाई और बुराई का फर्क बता दें। आपने ये तो कह दिया यार सच बोल दो,
झूठ नहीं बोलो, क्यों नहीं बोलो, आप उसको एक्सप्लेन करें। देखो सच बोलोगे तो तुम्हारी एक मार्केट में, सोसाइटी के अंदर एक रिस्पेक्ट होगी, झूठ बोलोगे तो नहीं होगी, लोग तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे। उसको दोनों एस्पेक्ट्स बड़े वाइड एंड क्लियर करके उसको एक्सप्लेन करें, बिल्कुल ठीक, वो एक डिफरेंशिएट करेगा उसके अंदर। फरहान, आपने बड़ी जबरदस्त पॉइंट्स बताए हैं कि बच्चों के साथ जो है वो काउंसलिंग भी करनी है, उनको मॉरल्स भी बताने हैं, ना सिर्फ आपने उनके साथ खाने पीने के लिए नहीं जाना, ये अपना टाइम ये नहीं सिर्फ देना। बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। लेकिन इसके साथ अब अगर हम बात करें, फोकस करते हैं, ये तो आपने बात की वो लोग जो कि अफोर्ड करते हैं, बाहर भी ले जाते हैं, घूमते फिरते भी हैं, बच्चों के साथ टाइम भी है। अब हमारी वो तबका जो कि मेजॉरिटी में पाकिस्तान में गरीब तबका है, मामला नहीं देख सकते, बच्चे स्कूल जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वापस घर आते हैं, बाहर मोहल्ले में खेलते रहते हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, उनके लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप देखें, मुझे एक गली बताएं पाकिस्तान की जहाँ पे कोई स्कूल, कोई ट्यूशन, कोई एकेडमी नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा एरिया जहाँ पे आप कहें कि मस्जिद नहीं है, पेरेंट्स मौजूद हैं। अब होना क्या चाहिए कि पेरेंट्स के अंदर, उन बच्चों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट ऐड करने के लिए, अब पेरेंट्स अकेले भी, अब जैसे आप बता रहे हैं गरीब गुरबा हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग जिनके पास थोड़ी सी अथॉरिटी है, थोड़ी सी पावर है, जिसके अंदर आपके इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जिसके अंदर आपके टीचर्स आते हैं, जिसके अंदर आपके गवर्नमेंट आती है, इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू टेक केयर ऑफ दोज कि कैसे उनको आपने विद द मिनिमम कॉस्ट आपने किस तरह से उनको वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है विच आर गोइंग टू लीड देम टुवर्ड अ सक्सेसफुल फ्यूचर। तो वो चीजें उनको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, मिनिमम कॉस्ट, और किस तरह से उसको बेनिफिशियल बना के, किस तरह से पॉसिबल बनाकर उनको वो चीज प्रेजेंट की जा सकती है कि उनके पेरेंट्स भी कहें कि ठीक है, एजुकेशन हासिल करना, एक अच्छी एजुकेशन हासिल करना हमारे लिए वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपने फरहान जिक्र किया, उसमें ट्यूशन सेंटर्स आ गए, कुछ ऐसे सेंटर्स आ गए, एजुकेशन सेंटर्स आ गए, और आपने मस्जिदों का जिक्र भी किया। तो वो पेरेंट्स जो एक गुर्बत की लकीर से या नीचे रह रहे हैं या लोअर मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक है, उनके इश्यूज और हैं, उन्होंने घर में 2 वक्त की रोटी पूरी करनी है, कमाना है, वो नहीं फोकस कर पाते इन चीज़ों पर। तो वहीं पर एज अ कम्युनिटी ये रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कम्युनिटी सेंटर्स हों, काउंसलिंग सेंटर्स हों। सो व्हाई कांट वी फोकस ऑन दैट? हमारे सरकारी स्कूलों में कहीं पर भी कोई काउंसलर्स का कॉन्सेप्ट मौजूद ही नहीं है। तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो जो 40% हमारी आबादी का है वो ग्रूम करेगा, तरबियत उसकी होगी? देखिए, सबसे पहली बात, आई मस्ट अप्रिशिएट यू दैट यू आर टॉकिंग ऑन दिस टॉपिक टुडे। मीडिया इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, गवर्नमेंट उसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, जैसे आई एम रियली अप्रिशिएटिंग यू फॉर हैविंग दिस डिस्कशन ओवर हियर, लेकिन हम मीडिया के ऊपर क्या देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया के ऊपर क्या देख रहे हैं? पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू वॉच दिस कंटेंट, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन टू दीज थिंग्स, जो उनको मोरालिटीज की तरफ, जो उनको एक नेशन बिल्ड करने की तरफ लेकर चलेंगे। बट दैट्स द फ्यूचर, एग्जैक्टली, दैट इज द फ्यूचर। इग्नोरिंग समथिंग डजंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू फेस इट। हम क्या कर रहे हैं, उस कबूतर की तरह एक आंखें बंद करके रखी हुई है कि हमारे आगे कुछ भी नहीं होगा। तो हम सबको, जो लोग भी पावर में, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, गवर्नमेंट के पास पावर है, इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, बिजनेसमैन मौजूद है, सब लोग, हमारे पास किस चीज की कमी है कि हम लोग इनके ऊपर काम नहीं कर सकते? काम करना चाहिए, कर सकते हैं। और अगर आप 40% कह रहे हैं कि गुरबा हैं, तो इसका मतलब है कि 60% पीपल आर रिच। So 60% पीपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती उन 40% को टेक केयर करना। हम लोगों ने क्या एक सिस्टम डेवलप किया है, हम लोग कहते हैं, हम लोगों ने पूरे एक फ्रॉम द चाइल्डहुड लेवल टिल द एंड ऑफ द एज, हम लोग कंसिडर करते हैं वी आर लिविंग फॉर आवर ओन सेल्फ। हम लोगों ने सारे सिस्टम को स्कूल से शुरू कर देते कि तुमने फर्स्ट आना है, तुमने पहली पोजीशन लेनी है। हम उसको ये नहीं बता रहे कि तुमने लोगों की मदद करनी है, तुमने क्लास फेलोज के मसलों को समझना, उनको सॉर्ट आउट करना है, तुमने एक कम्युनिटी में रहना है। हम लोग उसको ये नहीं सिखा रहे। हम लोग बाद में आते हैं तो तुमने कितने पैसे कमाए, इन चीजों से आप क्या बातें कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं आप कौम को कि तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी है, तुम्हारे पास मोबाइल कौन सा है? आप उसको ये क्यों नहीं दिखा रहे कि आपने कितने लोगों की मदद की, कितना आपने इस कौम के लिए बेहतर किया? तो ये 60% वो जो है उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि दे हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देम। आपको उसको रियलाइज करवाना पड़ेगा, अदरवाइज दे टेक इट लाइक उनकी सेल्फ फाइट थी, दे वन दैट एंड दैट इज ओवर। अपने लिए जिए, अपने लिए मर जाएंगे, अपने लिए संभाल के रख देंगे और अपने बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट द नेशन। वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशन हियर। बिल्कुल सही, आपकी बात बहुत सही है फरहान। और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये तमाम जिम्मेदारियाँ अपनी अपनी निभानी है, पेरेंट्स को भी जिम्मेदारियाँ निभानी है। तो चूँकि अब ये प्लेटफॉर्म भी आपके पास है, क्या कहना चाहेंगे कुछ जो पेरेंट्स आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपको, अगर आप क्विकली अगर कुछ बात कर सकें? देखिए, सबसे पहले तो पेरेंट्स को एक उनके लिए मैसेज ये है, दे शुड रियलाइज इट कि दे हैव टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद देयर किड्स।
आप अगर बच्चों के साथ बॉन्डिंग क्रिएट नहीं करेंगे, आप अगर वहां पे गैप क्रिएट करेंगे, तो उस गैप को किसी ना किसी ने तो फिल करना है। जबरदस्त। और पॉइंट ये होगा कि वो गैप फिल किया जाएगा बाय द नेगेटिव फोर्सेस, बिकॉज इफ यू गो आउट टुडे यू विल सी द नेगेटिव फोर्सेस आर वे मोर देन द पॉजिटिव फोर्सेस। पॉजिटिव फोर्सेस आपके घर पे मौजूद हैं, जो आपके घर से डेवलप होती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक बात कर रहा था, एक टीचर्स ट्रेनिंग में मैं मौजूद था और उनको मैं टीचर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा था, तो दे सेड कि यार बच्चा सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स के पास रहता है, तो हमारे कल्चर के अंदर यहाँ पे के ऊपर ट्रेनिंग्स क्यों मौजूद नहीं है? आप मुझे एक सिस्टम बता दें, किसी एजुकेशन सिस्टम के अंदर जहाँ पे ये बात की जाए कि हम अपने सिस्टम के अंदर साथ आपको पेरेंटिंग भी सिखाने लगे। बिल्कुल, Who exactly is not going to become the parent in this nation? बिल्कुल, and that's the most important point कि पेरेंटिंग सीखनी है, हमें एक्सपीरियंस नहीं करना, एक्सपेरिमेंट नहीं करना कि पिछले जिस तरह चला आ रहा है वैसे ही चला आ रहा है। बहरहाल फरहान, थैंक यू सो मच, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात है कि बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो रेस किए पेरेंट्स के लिए कि वो सीखें और अपने बच्चों को आगे से के लिए बहुत जरूरी है। आज के लिए वक्त खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।